एपिसोड में हमने जाना था कि किस तरीके से एक मोनैड जब इंडिविजुअलाइज्ड होता है यानी कि एक ह्यूमन सोल बनता है, अर्थात एक जीवात्मा बनती है। जीवात्मा पृथ्वी पर पर्सनालिटीज को भेजती है ताकि अनुभव के द्वारा ज्ञान को अर्जित किया जा सके। पर्सनालिटी अर्थात लोअर सेल्फ जो फिजिकल, एस्ट्रल और लोअर मेंटल बॉडीज के साथ काम करती है। तो आज उसी के अंतर्गत हम पहली बॉडी के बारे में जानेंगे जिसे हम कहते हैं फिजिकल बॉडी। कई फिलॉसफी में फिजिकल बॉडी और एथरिक बॉडी को अलग अलग बताया गया है, पर चूंकि हम ऑकल्टिज्म की टीचिंग्स को समझ रहे हैं तो हम फिजिकल बॉडी को दो भागों में समझेंगे, फिजिकल की डेंस बॉडी और दूसरा एथरिक डबल, क्योंकि ये दोनों ही मिलकर संपूर्ण फिजिकल बॉडी यानी भौतिक शरीर को बनाते हैं। फिजिकल बॉडी वह शरीर है जिसके द्वारा जीवात्मा भौतिक संसार के अनुभव को लेती है। ये एक जीवित उपकरण है, इसीलिए इसकी कुछ विशिष्टता भी है। इस शरीर पर कंट्रोल और शुद्धिकरण आवश्यक है ताकि जीवात्मा के लिए एक सेंसिटिव और स्ट्रॉन्ग उपकरण के रूप में ये कार्य कर सके। पृथ्वी पर जीवन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर के द्वारा ही कार्य करके अपनी सोई हुई शक्तियों और क्षमताओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं और दिव्य चेतना को स्पर्श कर सकते हैं, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हमारे भौतिक शरीर का होना परम आवश्यक है। इसे अन्नमय कोश कहा जाता है क्योंकि भोजन और पानी के द्वारा ही अपने कार्यों को पूरा करता है। इस शरीर पर कंट्रोल और इसका शुद्धिकरण भी आवश्यक है, पर चूंकि लोग अपनी पर्सनालिटी से इतना ज्यादा आइडेंटिफाइड हो जाते हैं कि इस शरीर की और अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने में ही अपना जीवन बिता देते हैं, जबकि इस शरीर पर हमें अपनी मास्टरी रखनी है। हमारा स्थूल शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। साइंटिस्ट उसे सॉलिड, गैस और लिक्विड के रूप में बताते हैं, पर थियोसॉफिकल सोसाइटीज बताती है कि इसके अलावा 4 अन्य सूक्ष्मतर महीन पार्टिकल्स भी हैं जो इस डेंस बॉडी को बनाते हैं। हमारी फिजिकल बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन ब्रेन होता है जो 5 सेंसेस के द्वारा बाहर दुनिया के अनुभवों को लेता है और उसे मेमोरी में रखता है। ब्रेन ही हमारा सबसे महत्वपूर्ण रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग सेंटर है जो जीवात्मा को दुनिया के अनुभव के बारे में बताता है और उससे मार्गदर्शन पाता है, जो हमारा संपर्क हायर वर्ल्ड के साथ करता है। ब्रेन में पाई जाने वाली पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड हमारा संपर्क बाहरी लोगों यानी कि हायर वर्ल्ड से भी कराती है। एथरिक डबल यानी कि प्राणमय कोश। एथरिक डबल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फिजिकल बॉडी की बिल्कुल रेप्लिका है, अर्थात बिल्कुल उसका सटीक रूप है। ये डेंस बॉडी से 3 इंच बाहर होता है और ये पूरे बॉडी के हर पार्ट, हर अंग में भी एक आवरण के रूप में होता है। इसका निर्माण 4 प्रकार के ईथर्स के द्वारा होता है, इसीलिए नेकेड आइज के द्वारा हम इसे नहीं देख पाते क्योंकि ईथर बहुत ही सूक्ष्मतर महीन रचनाएं हैं। ईथरिक डबल को चेतना का एक अलग वाहन नहीं माना जाना चाहिए बल्कि डेंस बॉडी के पूरक में मानना चाहिए और दोनों ही मिलकर पूरे भौतिक शरीर का निर्माण करते हैं। इसे वाइटल बॉडी भी कहा जाता है क्योंकि ये प्राण ऊर्जा के वाहन के रूप में कार्य करता है। प्राण वह जीवन शक्ति है जो सूर्य के द्वारा प्राप्त होती है। इस शक्ति को स्प्लीन सेंटर में खींचकर ये 72,000 नाड़ियों के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंग में पहुंचाता है। जब हमारा शरीर सोता है और हमारी एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करने चली जाती है, तब भी एथरिक बॉडी अपने इस फिजिकल बॉडी की देखभाल और उसके कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए पर्याप्त जीवन शक्ति उपलब्ध कराते रहती है। इसी एथरिक डबल में 7 प्रकार के चक्र होते हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे। और कुंडली शक्ति की 3 प्रमुख नाड़ियां यानी कि ईड़ा, पिंगला,
सुषुम्ना भी इसी एथरिक डबल में ही होती है। कुंडली शक्ति मूलाधार चक्र में सोई हुई सुप्तावस्था में रहती है। किसी को भी इसे जागृत करने के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। अगर कोई उचित मार्गदर्शन वाला टीचर हो तो उसके सानिध्य में ही कुंडली शक्ति को जगाया जा सकता है। अगर आपके शरीर में प्योरिटी नहीं है और आपने कुंडली शक्ति को जगा दिया तो ये लोअर सेंटर्स में जाकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकती है। इन चक्रों का जीवंतीकरण कुंडली के मदद से किया जा सकता है और ये रहस्यमयी शक्ति मूलाधार चक्र में सुप्तावस्था में होती है। दिखने में एथरिक डबल हल्का बैगनी, ग्रे या नीला ग्रे या हल्का चमकीला होता है। एथरिक डबल के दो मुख्य कार्य हैं। सबसे पहले यह प्राण शक्ति यानी कि जीवन शक्ति को अवशोषित करता है और पूरे शरीर में प्रवाहित करता है, और दूसरा इसका मुख्य काम है कि ये डेंस बॉडी और एस्ट्रल बॉडी के बीच में एक पुल के रूप में कार्य करता है। ये एथरिक डबल फिजिकल बॉडी से अलग होकर नहीं रह सकता और ये अलग होता भी नहीं है। केवल मृत्यु के समय ही ये फिजिकल बॉडी से अलग होता है और कुछ समय के बाद ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। पर जब दुर्घटना होती है या एनेस्थीसिया दिया जाता है तब एथरिक बॉडी फिजिकल बॉडी को छोड़कर एस्ट्रल बॉडी के साथ लिपट जाता है। इसीलिए एनेस्थीसिया के दौरान जब भी शरीर पर कोई शल्य क्रिया की जाती है यानी कि सर्जरी की जाती है तो उसका दर्द का अनुभव शरीर को नहीं होता, पर जैसे ही होश आता है यानी कि एथरिक बॉडी और एस्ट्रल बॉडी अपने वापस शरीर में आ जाती है तो दर्द का अनुभव होता है। वास्तव में ईथर और डेंस बॉडी के बीच में इतना घनिष्ठ संबंध है कि एथरिक डबल पर लगी चोट डेंस बॉडी पर एक घाव के रूप में दिखाई देगी। यह एक अजीब घटना का एक उदाहरण है जिसे प्रतिक्रिया के रूप में जाना जा सकता है। जिन व्यक्तियों का अंग विच्छेदन के कारण अंग खो गया है वे भी कभी कभी शिकायत करते हैं कि उन्हें कटे अंग के अंतिम छोर पर यानी उस जगह पर जहां पर अंग हुआ करता था दर्द महसूस हो सकता है। यह इस तथ्य के कारण है कि अंग के एथरिक डबल को उसके डेंस बॉडी से हटाया नहीं गया है, लेकिन फिर भी वो वहां पर मौजूद है। यह इस तथ्य के कारण है कि अंग के एथरिक डबल अभी पूरी तरीके से विलुप्त नहीं हुआ है। इसीलिए इसमें जब संवेदना पैदा की जाती है तो वो दर्द के रूप में चेतना में संचारित हो जाती हैं। जब भी कोई बीमारी आती है तब पहले वो एथरिक बॉडी में आती है और फिर वो फिजिकल बॉडी में आती है। जब भी हीलिंग करना होता है तो पहले एथरिक बॉडी को ही हील करना चाहिए ताकि उसका असर फिजिकल बॉडी पर दिखने लगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की उंगली में अगर कोई घाव हो जाता है तो वो इलाज के द्वारा घाव को तो ठीक कर लेता है पर उस उंगली में दर्द होता ही है। वो इसीलिए है क्योंकि अभी हीलिंग सिर्फ फिजिकल बॉडी में हुई है, अभी उसके एथरिक पार्ट में हीलिंग नहीं हुई है। जैसे ही उस उंगली की एथरिक हीलिंग हो जाएगी उसका दर्द गायब हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों बॉडीज को समझ चुके हैं, अब इनका हम प्यूरिफिकेशन के बारे में जानेंगे। जैसा कि नाम से ही जाहिर है अन्नमय कोश, तो इसका प्यूरिफिकेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग अन्न होता है। जैसा अन्न होता है वैसा ही मन होता है और जैसा मन होता है वैसा ही तन होता है। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो सात्विक भोजन सबसे अच्छा माना गया है अपने इस फिजिकल बॉडी को प्यूरिफाइड करने के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा फल, कच्ची सब्जियां, अंकुरित आहार और ताजा भोजन ही करना चाहिए। और दूसरी बात, मांसाहार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सात्विक भोजन अर्थात प्लांट बेस्ड फूड ही हमें खाना चाहिए। उचित मात्रा में एक्सरसाइज, योगा, इन सब के द्वारा भी अपने फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखना चाहिए और आलस्य में नहीं रहना चाहिए। पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और हमारा ब्रेन जो हायर डायमेंशन से वाइब्रेशंस रिसीव करता है उसे भी हमें सेंसिटिव बनाना है, और ये तभी सेंसिटिव बनेगा जब हमारे विचारों का कोलाहल शांत होगा और हमारा ब्रेन ज्यादा सेंसिटिव होता चला जाएगा। तो इसके लिए मेडिटेशन भी उपयुक्त साधन है। जितना ज्यादा मेडिटेशन होगा आप उतने ही सेंसिटिव होते चले जाएंगे और हायर वाइब्रेशंस को लेने में सक्षम हो जाएंगे। अल्कोहल से दूरी। थियोसॉफिकल सोसाइटी में जो
एनी बेसेंट ने सबसे ज्यादा अल्कोहल के ऊपर ही जोर देकर कहा है, भी अल्कोहल लिया जाता है तो शरीर के साथ साथ एस्ट्रल बॉडी भी डैमेज होती है, और जब व्यक्ति अल्कोहल लेता है तो उसके आसपास जो एलिमेंटल्स होते हैं वो भी उसके हायर डायमेंशंस के संपर्क में बाधा बनते हैं। तो अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। कई लोग अपने शरीर से आइडेंटिफाइड होकर बहुत ज्यादा भोजन करते हैं जो शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, और ऐसे ही कई लोग बहुत ज्यादा तप या हठयोग करके अपने शरीर को वेदना देते हैं। ये दोनों ही एक्सट्रीम गलत है। हमें अपनी फिजिकल बॉडी पे मास्टरी करनी होगी, हमें इसका गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि हमारा मन और हमारी भावनाएं, इन दोनों का एक ही उपकरण है हमारा शरीर। वो बार बार हमें उत्प्रेरित करते हैं कि हम वो चीजों को करें जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, और शरीर उनका कहना मानता है और वही काम करते जाता है। तो यहाँ पर हमें अपने शरीर के ऊपर नियंत्रण रखना है। एथरिक बॉडी की प्यूरिफिकेशन के लिए हमें मेडिटेशन करना चाहिए और योगाभ्यास करना चाहिए। सूर्य के संपर्क में रहना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि नकारात्मक विचार, भावनाएं या तनाव हमारे इस एनर्जी चैनल में ब्लॉकेजेस पैदा करती हैं। इसीलिए जितना संभव हो सके तनाव से और नेगेटिव इमोशन, थॉट से दूरी बना के रखें, ताकि प्राण शक्ति का 72,000 नाड़ियों में सुचारू रूप से प्रवाह हो सके। तो फ्रेंड्स, हम अगले एपिसोड में अपनी दूसरी बॉडी यानी कि एस्ट्रल बॉडी के बारे में जानेंगे। थैंक यू।